देखो, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है, ठीक है, उसके 3 फेजेस है और उन 3 फेजेस को आप इस मैप से ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1956 के पहले मध्य प्रदेश किस प्रकार का था। ठीक है, इस मैप को यदि आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो क्षेत्र था ना बेटा, ये पूरा इलाका क्या था? मध्य भारत क्षेत्र। ठीक है, और मध्य भारत क्षेत्र में 2 बड़ी रियासतें थी। एक रियासत थी यहां पर ग्वालियर और एक रियासत थी यहां पर इंदौर। ठीक है, ग्वालियर किसके डोमिनेंस में था? सिंधिया। और इंदौर होलकर। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा फेस था वो था कौन सा? सीपी बरार। सीपी बरार अर्थात सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था ये सेंट्रलाइज था कहां पर? नागपुर पर। मतलब इस क्षेत्र की राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा इलाका था वो था कौन सा? विंध्य प्रदेश। और विंध्य प्रदेश में 2 बड़ी रियासतें आती थी। रियासतें तो बहुत सारी थी, लेकिन जो मेन मेन कहना चाहिए बड़े बड़े घराने थे इस इलाके के। हालांकि घराने किसमें होते हैं? संगीत के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम रियासतों की बात करें तो जो 2 बड़ी रियासतें थी यहाँ पर, एक थी कौन सी? रीवा। और एक थी कौन सी? बुंदेलखंड। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी? विंध्य प्रदेश की। और जो चौथा पार्ट था वो था क्या हमारा? भोपाल। ठीक है, ये था आजादी के पहले का सिनारियो। आजादी के बाद क्या हुआ? एक हो गया मध्य भारत। ठीक है, एक हो गया कौन सा? सीपी बरार, फिर विंध्य प्रदेश और फिर भोपाल। इन सब में कुछ परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन क्या था? परिवर्तन कुछ इस प्रकार का था कि पूरे भारत में जितने भी इलाके थे उन्हें पार्ट ए बी सी में विभाजित किया गया था, जिसमें से मध्य प्रदेश के ये जो फेसेस थे ये भी विभाजित हुए थे किसमें? ए बी और सी में। मध्य प्रदेश का ये जो सीपी बरार का क्षेत्र था इसमें परिवर्तन किया गया। ठीक है, और परिवर्तन क्या किया गया? इसको पार्ट रख दिया किसमें? पार्ट ए में। ये चीज हो गई क्या कालांतर में? पार्ट ए, जिसमें आता था कौन सा एरिया? सीपी बरार का। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था मध्य भारत का, मध्य भारत को उठाकर रख दिया किसमें? पार्ट बी में। और इसकी 2 राजधानियां बना दी। 6 महीने के लिए बना दी गई ग्वालियर और 6 महीने के लिए हो गई इंदौर। पार्ट ए की राजधानी क्या हुई? नागपुर। और पार्ट सी में डाल दिया गया क्या? विंध्य प्रदेश। और पार्ट सी में ही संलग्न हुआ क्या? भोपाल। क्लियर है? फिर 1953 में जब फजल अली आयोग बना, ठीक है, फजल अली आयोग के 2 और मेंबर्स थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर। इन लोगों ने कुछ सजेशन दिए पूरे इंडिया के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कि पूरे इंडिया को किस प्रकार से रीऑर्गेनाइज करें। क्या हो रहा था उस समय कि भारत आजाद हुआ था और हर क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टी होती, क्षेत्रीय नेता होते हैं जो अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। हर कोई ये चाह रहा था कि भाई हमारी भाषा और हमारी संस्कृति अलग है, इसलिए हमें एक अलग राज्य दिया जाए। कई सारे आयोग भी बने जिन्होंने इस बात पर चिंतन मनन किया कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उन्हीं में से एक आयोग था कौन सा? सैयद फजल अली आयोग, जिसने ये बताया कि नहीं भैया, भाषा के अकेले भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जा सकता, हमें प्रशासनिक क्षेत्र का भी ध्यान रखना है, ये भी देखना कि रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है उस राज्य से कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसलिए उसने कुछ परिवर्तन सजेस्ट किए थे। किसने? फजल अली आयोग ने।
और उस परिवर्तन के आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, और मध्य प्रदेश अपने इस स्वरूप से इस स्वरूप में आ गया। ठीक है, फिर 1956 से लेकर सन 2000 तक मध्य प्रदेश का जो स्वरूप रहा वो कुछ इस प्रकार से रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका इलाका था? मध्य प्रदेश का ही। ठीक है, फिर हुआ क्या, ये जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में खनिज संपदा बहुत ही उच्च कोटि की है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है या वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो क्या डिमांड करने लगी कि संसाधन लिए जाते हैं छत्तीसगढ़ से और डेवलपमेंट किया जाता है शेष मध्य प्रदेश का। इस आधार पर छत्तीसगढ़ को सन 2000 में एक नए राज्य का स्वरूप दिया गया, और सन 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश अपने इस स्वरूप से इस स्वरूप में आया। ठीक है, ये पूरी की पूरी विकास गाथा कैसे संचालित हुई है इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इतिहास अपन समझते हैं। ठीक है, क्या चीज है? चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का अंग रहा यह क्षेत्र और सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म के आलोक से प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को देश के नक्शे पर अपने नए रूप में उदित हुआ। ठीक है, देश के नक्शे पर अपने नए रूप में उदित होने का मतलब क्या है कि मौर्य साम्राज्य जब था ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का एक इलाका मध्य प्रदेश में भी आता था, और वो कौन सा था? उज्जैनी। ठीक है, उसके बाद सम्राट अशोक भी राज्यपाल थे कहाँ के? उज्जैन के। और सम्राट अशोक ने तो बहुत बढ़ावा दिया था किसे? बौद्ध धर्म को। अब देखो ना, विदिशा की जो नगर सेठ थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो पुत्री थी कौन? महादेवी या श्रीदेवी। उनसे विवाह किया था किसने? सम्राट अशोक ने और बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सम्राट अशोक के समय किससे? बौद्ध धर्म के आलोक से कहना चाहिए प्रकाशित हुआ था पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। ठीक है, और 1 नवंबर सन 1956 को देश के नक्शे पर उदित हुआ। नया मध्य प्रदेश मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और पुराने मध्य प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्र के एकीकरण से बना। अभी बताया था आपको मध्य भारत कहाँ था, विंध्य प्रदेश कहाँ था। ठीक है, और सीपी बरार ही क्या था? पुराना वाला मध्य प्रदेश था। तो इन सारे के सारे क्षेत्रों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ क्या? मध्य प्रदेश। सन 1956 के पूर्व छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल सीपी बरार के हिस्से थे। ठीक है, अभी अपन ने देखा था ना ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या था? सीपी बरार। नीचे वाला ये जो बैगनी कलर का एरिया आप लोग देख रहे हो, ये क्या था? सीपी बरार था। ठीक है, तो 1956 के पहले छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल, जबलपुर वाला ये जो क्षेत्र है ये क्या था? महाकौशल क्षेत्र। ठीक है, सीपी बरार के हिस्से थे। ये पूरा इलाका क्या था? सीपी बरार अर्थात सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के हिस्से थे जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था। एक्चुअली जो पुराना मध्य प्रदेश था ना, एक्चुअली जिसको अंग्रेजी शासन काल में मध्य प्रदेश बोलते थे, वो ये वाला एरिया था जिसको कहा जाता है क्या? सीपी बरार। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या था? मध्य भारत। ये क्षेत्र क्या था? ऊपर का विंध्य प्रदेश। और ये बीच वाला इलाका क्या था? भोपाल। ठीक है, तो ये सीपी बरार के हिस्से थे। ठीक है, मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? और हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये चीज तो आपने अभी देख ली, फिर से एक बार देख लो। ये वाला इलाका क्या था? सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। अंग्रेजी शासन काल में एक्चुअल मध्य प्रदेश यही वाला इलाका था।
ऊपर वाला क्षेत्र क्या था बेटा? विंध्य प्रदेश। ये वाला इलाका मध्य भारत, और बीच में कौन सी रियासत थी? ये भोपाल रियासत। ठीक है, इन्हीं का ही रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और क्या बना? ये वाला मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, मतलब जब ये पूरी स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई तो इसे मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता के पश्चात जब 47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद 3 स्टेट्स ए, बी और सी में बांटा गया। मतलब पूरा जो मध्य प्रदेश है उसे डिवाइड किया गया किसमें? पार्ट ए, बी और सी में। सेंट्रल प्रोविंस बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर क्या बना? पार्ट ए। मतलब ये जो चीज आपने देखी ना, ये वाला इलाका, ये किस में कन्वर्ट हो गया? पार्ट ए में। ठीक है, पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया और इसका नाम मध्य भारत रखा गया। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या था? पार्ट बी। और पार्ट बी में क्या आता था बेटा? मध्य भारत। उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया और भोपाल भी इसमें सम्मिलित हुआ। ये जो विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है और ये भोपाल, इसको मिलाकर क्या बना बेटा? ये पार्ट सी। ठीक है, आजादी के बाद जो भी इलाके थे उनका इस प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करें। पुराना मध्य प्रदेश क्या था? सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। आजादी के बाद उसको रखा गया पार्ट ए में। मध्य भारत पार्ट बी में। ठीक है, विंध्य प्रदेश और भोपाल पार्ट सी में। अब अपन पढ़ते हैं कि ये जो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार पार्ट ए है वो है क्या एक्चुअल में? ये वाला जो आपको बैगनी कलर का एरिया दिख रहा है ये क्या है? पार्ट ए। और इसे ही क्या बोलते हैं हम? सीपी बरार। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जब पेशवा, सिंधिया और भोंसले के महाकौशल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो इसे नए प्रांत के रूप में गठित कर इसे सागर नर्मदा टेरिटरीज नाम दिया गया। ठीक है, ये आजादी के पहले की बात है। याद करो सहायता संधि। सहायता संधि से मराठा साम्राज्य पूरा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था कि नहीं किया था? पढ़ा था अपन ने इतिहास में। तो जब मराठा साम्राज्य कैप्चर कर लिया तो जितने भी मराठी इलाके थे या ऐसे इलाके जो अंग्रेजों ने ग्रहण किए थे किससे? मराठा साम्राज्य से, उन सभी इलाकों को संगठित करके उसे नाम दिया गया क्या? सागर नर्मदा टेरिटरीज। ये सागर नर्मदा टेरिटरीज हमारे सागर के कारण ही पड़ा है। ये वाला इलाका था उस समय। ठीक है, याद करो सागर किसका इलाका हुआ करता था? राजा छत्रसाल का। बंगश पठान से जब बालाजी, किसने? बाजीराव द्वितीय ने छत्रसाल को सुरक्षित निकाला था तो उस समय छत्रसाल ने उपहार स्वरूप ये पूरा क्षेत्र किसे दे दिया था? बाजीराव को। बाजीराव प्रथम के लिए, पेशवा बाजीराव प्रथम के लिए। और वही मराठों का इलाका हो गया उसके बाद से। और यही इलाका सहायता संधि के बाद किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। तो यहां पे से इस सागर क्षेत्र से लेकर यहां से कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा। तो इस इलाके के उत्तरी भाग को क्या नाम दे दिया अंग्रेजों ने? सागर नर्मदा टेरिटरीज नाम दिया। फिर भोंसले से नागपुर क्षेत्र छीन लिया गया और दोनों सागर नर्मदा टेरिटरीज और नागपुर को मिलाकर 2 नवंबर वर्ष 1861 को, कौन सी डेट है? 2 नवंबर वर्ष 1861 को इसे सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया। ठीक है, देखो सहायता संधि के बाद ये वाले इलाके किसके हो गए थे? अंग्रेजों के। समझना बात को। तो इस इलाके को संगठित करके क्या नाम दिया गया? सागर नर्मदा टेरिटरीज। फिर 1861 के आसपास जो है नागपुर क्षेत्र भी ले लिया किससे? भोंसले शासकों से। और इसे संयुक्त रूप से नाम दिया गया क्या? सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, अब बात करें अपन 1903 की। तो 1903 में बरार,
बरार कौन सा क्षेत्र हो गया? ये वाला, ठीक है। 1903 में बरार अर्थात विदर्भ के 4 जिले तथा निजाम से छत्तीसगढ़ छीनकर नया प्रांत बनाया गया। मतलब ये वाला इलाका तो ले लिया महाराष्ट्र का, विदर्भ वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला इलाका जो किसका था? हैदराबाद के निजाम का, वो भी उनसे ले लिया, ठीक है। तो विदर्भ और बरार वाले क्षेत्र किससे ले लिए? निजाम से, ठीक है। नए प्रांत के रूप में स्थापित किया जिसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार नाम दिया गया। मतलब पहले बन गया था क्या? सेंट्रल प्रोविंस, उसके बाद विदर्भ या बरार का क्षेत्र लिया था किससे? निजाम से, ठीक है। मतलब विदर्भ छत्तीसगढ़ वाले जो इलाके हैं वो ले लिए थे किससे? निजाम से, हैदराबाद के निजाम से। इनको फिर से संगठित किया और क्या नाम दे दिया? सेंट्रल प्रोविंस और बरार। पहले सेंट्रल प्रोविंस बन गया था, फिर बना क्या? सेंट्रल प्रोविंस और बरार। इस नए प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया। मतलब ये जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार है, इसमें से सेंट्रल प्रोविंस बन गया कब? 1861 में। 1903 में कौन से इलाके लिए गए? छत्तीसगढ़ और बरार के क्षेत्र, ठीक है। और उनको फिर से पुनर्संगठित करके क्या नाम दिया? सेंट्रल प्रोविंस और बरार। और इस नए प्रांत की राजधानी क्या बनाई गई? नागपुर, ठीक है। अब बात करें सन 1950 में नया संविधान लागू होने के साथ ही यह मध्य प्रदेश कहा जाने लगा। मतलब जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला क्षेत्र है, वही उसी इलाके का नाम रखा गया क्या? मध्य प्रदेश कहा जाने लगा। नागपुर बरार के 8 जिले निकल जाने के बाद हिंदी भाषी 14 जिले थे। वो तो कहना चाहिए फजल अली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो परिवर्तन हुआ था किसमें? सीपी बरार में। और परिवर्तन क्या हुआ था कि जो मराठी भाषी जिले हैं, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्य बना रहे थे, तो मराठी भाषी 8 जिले थे वो निकाल दिए गए थे किससे? सीपी बरार से, अर्थात पार्ट ए से। और शेष पार्ट ए के जो 14 जिले थे वो नए मध्य प्रदेश में शामिल कर दिए गए थे। लेकिन सीपी बरार को ही उस समय कहा जाता था बेटा क्या? मध्य प्रदेश। नया मध्य प्रदेश बनने के 2 दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। हम बात कर रहे हैं कब की? 30 अक्टूबर 1956 की। 3 नए जिले बनाए गए। सागर को विभाजित करके बनाया गया क्या? दमू। छिंदवाड़ा को विभाजित करके बनाया गया क्या? सिवनी। और होशंगाबाद मतलब आज का नर्मदापुरम, उसे विभाजित करके बनाया गया क्या? नरसिंहपुर। ये परिवर्तन कब किया गया था 3 जिलों का? मध्य प्रदेश के गठन के 2 दिन पहले। ये जिले 1932 में समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। मतलब पहले हुआ करते थे ये जिले, लेकिन 1932 में ये जिले बंद कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। यानी मध्य प्रदेश के गठन के मात्र 2 दिन पहले ही बना था क्या? दमू। 2 दिन पहले ही बना था सिवनी। किससे? छिंदवाड़ा से, ठीक है। 2 दिन पहले ही बना था नरसिंहपुर। किससे? नर्मदापुरम से। इस प्रकार महाकौशल के 17 जिले नए राज्य में मिला दिए गए। जो महाकौशल क्षेत्र था उसके कितने? 17 जिले मिला दिए गए नए राज्य में। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मतलब मध्य प्रदेश के गठन के पहले जब सीपी बरार में सरकार बनी थी तो उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये है, ठीक है। और जब मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। मतलब ये किसके थे? सीपी बरार के। सीपी बरार के भी पहले मुख्यमंत्री थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। और पहले राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव थे, ठीक है। अब पंडित रविशंकर शुक्ल पुनर्गठित मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं किसे? मध्य भारत प्रांत के लिए। मध्य भारत प्रांत कौन सा इलाका हो गया? पार्ट बी, जिसकी एक राजधानी थी ग्वालियर और एक राजधानी थी इंदौर।
तो पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाया गया। ठीक है, अभी आपने इलाका देखा था, ये वाला कौन सा इलाका हो गया? मध्य भारत। तो यहां की कितनी रियासतें थी बेटा? 25 रियासतें। पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाया गया और 22 अप्रैल वर्ष 1948 को क्या बनाया गया? मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, जबकि 1861 में बन गया था क्या? सेंट्रल प्रोविंसेस। 1903 में बना था सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। जबकि ये वाला जो इलाका था पार्ट बी का, ये कब बना? 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया और इसका विधिवत उद्घाटन 28 मई 1948 को किया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जय विलास महल ग्वालियर में किया। ग्वालियर में अपन ने पढ़ा था जब पर्यटन पढ़ रहे थे, जय विलास पैलेस। ठीक है, जय विलास पैलेस में ही विधानसभा लगती थी किसकी? मध्य भारत की, और कहीं नहीं लगती थी। कहां पर ऑर्गेनाइज होती थी ये? जय विलास पैलेस में। साथ ही जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत प्रांत का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। किसे बेटा? जीवाजी राव सिंधिया को। ठीक है, इंदौर के होलकर राजवंश के यशवंत राव को उप राज प्रमुख बनाया गया। उस समय राज प्रमुख का जो दर्जा था ये राज्यपाल के समान होता था। ठीक है, क्योंकि दो बड़ी बड़ी रियासतें थी। एक रियासत कौन सी हो गई? ग्वालियर। उसके राज प्रमुख कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, तो वो मध्य भारत के भी राज प्रमुख बने। और दूसरी रियासत कौन सी थी? होलकर रियासत इंदौर की। उसके राज प्रमुख कौन बने? यशवंत राव होलकर, जो मध्य भारत के उपराज प्रमुख भी थे। कुछ और छोटी बड़ी रियासतें थी। तब राज प्रमुख का दर्जा किसके बराबर होता था? राज्यपाल के। साथ ही धार और खिलचीपुर के शासन कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए। ठीक है, ये दो रियासतें थी, एक खिलचीपुर रियासत हो गई और एक धार रियासत हो गई। इनके जो मुखिया थे इन्हें बनाया गया क्या? कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देख लो, ये है कौन? जीवाजी राव सिंधिया और ये है यशवंत राव होलकर। ठीक है, ये दो राज प्रमुख बनाए गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये जो मध्य भारत प्रांत था इसका राज प्रमुख कौन था, तो इसका राज प्रमुख आएंगे कौन? जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, उपराज प्रमुख आएंगे कौन? यशवंत राव होलकर। और फिर दो रियासतों के मालिक कनिष्ठ राज प्रमुख भी थे, एक थी धार रियासत और एक थी खिलचीपुर रियासत। समझ में आ रही बात? और इस मध्य भारत प्रांत अर्थात पार्ट बी की जो विधानसभा है वो कहां लगती थी? जय विलास पैलेस में। ठीक है, अब पंडित नेहरू के फैसले के अनुसार प्रतिवर्ष 7 माह राजधानी रहेगी क्या? ग्वालियर। और 5 माह राजधानी रहेगी इंदौर। किसकी? मध्य भारत की। ये जवाहरलाल नेहरू ने फैसला लिया था कि 7 माह राजधानी बनाकर रखेंगे ग्वालियर को और 5 माह बनाकर रखेंगे इंदौर को। लेकिन बहुत से लोग, बहुत सी किताबें बताती हैं कि 6 माह राजधानी रही थी ग्वालियर और 6 माह रही थी इंदौर। लेकिन फैसला क्या हुआ था? 7 और 5 का। ग्वालियर को शीतकालीन तथा इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, जो 1 नवंबर 1956 तक यथावत रही। इसका मतलब क्या है? शीतकालीन मतलब ठंडे के समय राजधानी हो जाती थी ग्वालियर, गर्मियों के समय हो जाती थी इंदौर। 1946-48 की अवधि में यहां एक निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया, क्योंकि लोकतंत्र तो बनाना था और राजा भी थे। तो जो राजा थे उनको बना दिया गया था क्या? राज प्रमुख। ठीक है, और लोकतंत्र था तो एक निर्वाचित सरकार भी यहां पर शासन कर रही थी। ठीक है, तो जो मध्य भारत क्षेत्र था वहां पर पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? जिसके मुख्यमंत्री थे कौन? लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी के बाद बहुत सारे अन्य मंत्रियों ने भी शासन किया, जैसे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तकतमल जैन और मिश्रीलाल
गंगवाल, ये भी समय समय पर मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ था ना, जब ये मध्य भारत को उठाकर नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया था, उस समय मुख्यमंत्री थे कौन? तखतमल जैन। ये याद रखोगे। जैसे अपन ने सीपी बरार में पढ़ा कि सीपी बरार के मुख्यमंत्री थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। और पुनर्गठन के बाद जो नया मध्य प्रदेश बना था, उसके भी मुख्यमंत्री थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। जबकि तखतमल जैन मध्य भारत अर्थात पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे उस समय जब मध्य प्रदेश को शामिल किया गया, मतलब मध्य भारत को शामिल किया गया था किसमें? मध्य प्रदेश में। अब अपन बात करते हैं किसकी? विंध्य प्रदेश अर्थात पार्ट सी की। ये वाला जो पूरा इलाका है, ये इलाका किसमें आता था? विंध्य प्रदेश में, जिसमें दो बड़े बड़े गढ़ कौन से थे? एक तरफ हो गया बुंदेलखंड और एक तरफ हो गया बघेलखंड। यह क्षेत्र मूलतः दो क्षेत्रों में बटा था। एक कौन सा हो गया? बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। अंततः 13 मार्च वर्ष 1948 को राजाओं ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब बुंदेलखंड की जो रियासतें थी, एक नहीं थी, बहुत सारी छोटी छोटी सी रियासतें थी बुंदेलखंड में, और ऐसी ही छोटी छोटी सी रियासतें थी कहां? बघेलखंड में। इन सभी शासकों ने आपस में समझौता किया और अपनी एक राज्य के रूप में अपनी रियासतों को संगठित कर लिया। और ये संगठन किस समय अमल में आया? 13 मार्च 1948 से। 4 अप्रैल वर्ष 1948 को केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल ने विंध्य प्रदेश राज्य का उद्घाटन किया। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था किसका? मध्य भारत का। ठीक है। और एनवी गाडगिल ने उद्घाटन किया किसका? विंध्य प्रदेश का। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद उत्तर के बुंदेलखंड और बघेलखंड की कितनी? 38 रियासतों को, याद रखना ये कितनी रियासतें मिक्स हुई थी? 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश अर्थात पार्ट सी का गठन किया गया। और मार्च 1948 में ये अपने यथारूप में आया। ठीक है। इस प्रांत की राजधानी किसे? रीवा को बनाया गया। विंध्यगिरी की पहाड़ियों में स्थित होने के कारण इस प्रदेश का नाम क्या हुआ? विंध्य प्रदेश रखा गया, क्योंकि विंध्याचल पर्वत वाला इलाका था। विंध्याचल पर्वत इस पूरे राज्य के दक्षिण से जा रहा था, इसलिए इस इलाके का नाम रखा गया क्या? विंध्यगिरी। मतलब विंध्यगिरी पर्वतों के कारण विंध्य प्रदेश। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा, बघेलखंड तथा बुंदेलखंड दो इकाइयों के रूप में रखा गया, जिनके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सहदेव नियुक्त किए गए। ये याद रखना। भले बुंदेलखंड और बघेलखंड दो रियासतें इसमें शामिल थी, लेकिन अपन ने पढ़ा था उस समय राज प्रमुख का दर्जा किसके बराबर होता था? राज्यपाल के बराबर होता था। तो यहां के राज्यपाल, जो एक नया विंध्य प्रदेश बना, वो रीवा के महाराजा बनाए गए कौन? मार्तंड सहदेव। क्लियर है? अब 4 अप्रैल 1948 को संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसने किया? एनवी गाडगिल ने। अभी देखा अपन ने। रीवा के महाराजा मार्तंड सहदेव ने राजप्रमुख पद की शपथ ले ली। और ये बहुत ध्यान से देखना, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बघेलखंड मंत्रिमंडल, मतलब बघेलखंड में जो सरकार बनी थी उसके मुखिया थे कौन? कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। ऐसी ही सेम सरकार बनी थी कहां? बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड के मुखिया थे कौन? श्री कामता प्रसाद सक्सेना। ये मुखिया थे कहां के? बुंदेलखंड के। लेकिन दोनों के राज्यपाल एक थे, और वो थे रीवा के महाराजा मार्तंड सहदेव। ठीक है। बघेलखंड में सरकार किसकी? कप्तान अवधेश प्रताप सिंह की। और बुंदेलखंड में सरकार श्री कामता प्रसाद सक्सेना की। 14 अप्रैल 1949 को प्रताप सिंह सरकार ने इस्तीफा दे दिया।
नहीं चल रही होगी, राजनीतिक वैमनस्य पैदा हो गया होगा, ठीक है। तो किसने इस्तीफा दे दिया? कप्तान अवधेश प्रताप सिंह की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। बाद में 1 मई 1949 को श्रीनाथ मेहता के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। तो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह की सरकार बहुत लंबे समय नहीं चली, ठीक है। अवधेश प्रताप सिंह के इस्तीफे के बाद कौन आ गए? श्रीनाथ मेहता। ये है मार्तंड सहदेव और कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, ठीक है। कामता प्रसाद सक्सेना की फोटो मिली नहीं, बहुत सर्च करी, ठीक है। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश से केंद्र शासित पार्ट सी स्टेट बनाया गया। जो विंध्य प्रदेश था उसको किसमें शामिल कर दिया था? पार्ट सी में। क्लियर है? ऐसे गठन हुआ या ऐसे जो है विंध्य प्रदेश कन्वर्ट हुआ बेटा किसमें? पार्ट सी में। एक बार यदि जल्दी से देखो तो पूरे विंध्य प्रदेश में 2 बड़ी रियासतें थी, एक था बुंदेलखंड और एक था बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड की कितनी रियासतें मिलाई गई? 38 रियासतों को इसमें मिश्रित किया गया, ठीक है। राज प्रमुख कौन थे? रीवा के महाराजा मार्तंड सहदेव, ठीक है। उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना की सरकार थी और बघेलखंड में कप्तान अवधेश प्रताप सिंह की सरकार थी। अवधेश प्रताप सिंह ने कुछ समय बाद इस्तीफा दे दिया, फिर सरकार किसकी बन गई? श्रीनाथ मेहता की सरकार बनी। श्रीनाथ मेहता की सरकार के बाद यही जो विंध्य प्रदेश है इसे कालांतर में उठाकर रख दिया गया पार्ट सी में। चलो अब तो फैमिलियर हो गए इस पूरे के पूरे मैप से, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बता भी दोगे, भले एकदम फ्लुएंटली नहीं बता पाओगे लेकिन हाँ समझ में आ गया कुछ कुछ, ठीक है। अब अपन बात करें 1951 की। 1951 में पार्ट सी राज्यों में लोकतंत्रीय शासन के लिए गवर्नर ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट पास हुआ, क्योंकि अब तो सरकार संविधान लागू हो चुका था, सरकार भारतीयों की थी, तो इसका गवर्नेंस जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसलिए एक नया कानून बना और वो कानून क्या था? गवर्नर ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट पास हुआ। एक एक्ट या इस एक्ट के अनुसार 1952 में विंध्य प्रदेश में 60 प्रतिनिधियों की निर्वाचित विधायिका गठित हुई, मतलब एक पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बना विंध्य प्रदेश में, और कितने मंत्री थे उसमें? 60, ठीक है। इसके बाद 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। फिर ये जो विभाजन था ना बेटा, बुंदेलखंड अलग बघेलखंड अलग, ये विभाजन समाप्त कर दिया गया और इस पूरे इलाके में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कानून लगा था, कौन सा? गवर्नर ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट। उसके तहत ये जो इलाका तो पूरा एक ही था, ये जो अलग अलग सरकारें थी उनको मिश्रित कर दिया गया और मिश्रित करने के बाद 60 प्रतिनिधियों की एक मंत्रिमंडल बना और उसके मुखिया बने कौन? शंभूनाथ शुक्ल। क्लियर है? अब अपन बात करते भोपाल की। 3 इलाके हो गए हमारे। सबसे पहले अपन ने देख लिया सीपी बराह, उसके बाद मध्य भारत, फिर देख लिया अपन ने विंध्य प्रदेश। अब अपन देखते हैं किसे? भोपाल राज्य के लिए। भोपाल राज्य भी किसका हिस्सा बनाया गया? पार्ट सी का। आधुनिक भोपाल रियासत की नींव एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने डाली थी, ठीक है। ये है कुछ दोस्त मोहम्मद खान, इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। जो पूर्व में मुगल सेना में था, दोस्त मोहम्मद खान ने बैरसिया और उत्तर में शमशाबाद को सर्वप्रथम अपने अधिकार में लिया। मतलब मुगलों के यहाँ की जो सेवा थी वो उसने त्याग दी थी और ये मध्य क्षेत्र में आ गया था और 2 इलाके, एक बैरसिया और एक शमशाबाद पर अधिकार कर लिया। इन्हीं को मिलाकर इसने नगर स्थापित किया, कौन सा? इस्लाम नगर, ठीक है। तत्पश्चात उसने चौहानों से जगदीशपुर क्षेत्र छीनकर इन सभी इलाके को मिलाकर काय की स्थापना की? इस्लाम नगर की। एक इलाका हो गया कौन सा? बैरसिया, आज भी भोपाल में बैरसिया है,
ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में कौन सा इलाका हो गया, शमशाबाद। और फिर अभी अपन लोग देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर एक हलाली हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। अशोक सागर परियोजना तो अभी याद होगी ना, कौन सी इलाका था वो, हलाली नदी का, उसका नाम हलाली क्यों रखा गया, इसी हत्याकांड के कारण, सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो चौहानों से कौन सा क्षेत्र छीना था उसने, जगदीशपुर का क्षेत्र छीना था। और जगदीशपुर का क्षेत्र छीनने के बाद इन सभी इलाकों को मिलाकर कौन सा नगर बसाया, इस्लाम नगर। आधुनिक भोपाल का जन्मदाता इस प्रकार किसे माना गया, दोस्त मोहम्मद खान को। अंग्रेजी सत्ता काल में देशी रियासतों को सम्मिलित कर सेंट्रल इंडिया एजेंसी स्थापित की गई और भोपाल मुस्लिम शासकों के अधीन एक प्रमुख राज्य बन गया। क्योंकि उस राज्य की शुरुआत ही किसने करी थी, दोस्त मोहम्मद खान ने। 17 मई 1926 को, कब की बात है, 17 मई 1926 को, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान आया, फिर उसके बाद कुछ और शासक आए, फिर भोपाल पर बेगमों का शासन हो गया। ठीक है। फिर बेगमों के शासन के बाद 1926 की बात है। वो सारी चीजें अपन इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन अपन अभी पढ़ रहे हैं क्या, रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बस इतना याद रखो कि स्थापित किसने किया, दोस्त मोहम्मद खान ने। 1926 में भोपाल का नया नवाब कौन बना, नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान बहुत ही चतुर थे। ठीक है। जब देश आजाद हुआ था तब आजादी के लिए ब्रिटेन की सरकार से जो प्रस्ताव आया था, ठीक है, जिसको हम माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं, उस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया था कि यदि देशी रियासतें चाहें तो भारत में शामिल हो सकती हैं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती हैं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। दोस्त मोहम्मद खान चाहते थे, दोस्त मोहम्मद खान नहीं, हमीदुल्ला खान चाहते थे कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखें। अर्थात ना वे भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। यह निर्धारण कर रहे थे कौन, हमीदुल्ला खान। अब आप सोचो, पूरा इलाका किसका था, इंडिया का, और बीच में एक छोटा सा स्टेट हो जाता भोपाल जो कि स्वतंत्र होता, तो ऐसा कैसे चलता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के होते हुए ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है। योग्य व चतुर शासक था। मार्च 1948 में हमीदुल्ला खान ने घोषणा की कि वह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता है, जबकि जनमत विलय के पक्ष में था। मतलब वहां की जो जनता थी भोपाल की, वो क्या चाहती थी, भारत में विलय हो जाए, जबकि ये लोग क्या चाहते थे, स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखें। दिसंबर 1948 में, कब की बात है बेटा, दिसंबर 1948 की। दिसंबर 1948 में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मतलब नवाब या शासक चाह रहा क्या, स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखे, जबकि जनता क्या चाह रही, विलय। नवाब लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि भोपाल स्वतंत्र बना रहे। उन्होंने बहुत टालमटोल की, परंतु अंततः मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के बनने के एक साल बाद, अर्थात 30 अप्रैल 1949 को भारत में विलय का समझौता करना ही पड़ा। भोपाल में यह नवाबी शासन 1949 तक बरकरार रहा था। मतलब 1949 में जो भोपाल रियासत थी जिसके नवाब थे उस समय कौन, हमीदुल्ला खान, उनको भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। होना तो प्रधानमंत्री चाहिए था, लेकिन गृह मंत्री थे। के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला से भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का चीफ कमिश्नर प्रदेश बना। क्लियर है, याद रखोगे डेट कौन सी, 1 जून 1949 को भोपाल रियासत हिस्सा बन गई किसका,
मध्य प्रदेश का। क्लियर है बेटा इतना अच्छे से? कौन था उस समय आखिरी नवाब? हमीदुल्ला खान। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हमारे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सी? सेंट्रल प्रोविंस बरार, क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, कौन थे मुख्यमंत्री? पंडित रविशंकर शुक्ल। और जब इसको मिलाया गया था किसमें? भारत में, तब भी मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। ठीक है, फिर मध्य भारत में नहीं, विलय के समय तखतमल जैन, वेरी गुड। पारसी विंध्य प्रदेश में वो राज प्रमुख थे, शंभुनाथ शुक्ल। अवधेश प्रताप सिंह थे, कामता प्रसाद सक्सेना थे। 1951 में उनके रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट पारित हुआ। फिर 60 मंत्रियों की मंत्री परिषद बनी, उनके मुखिया थे शंभुनाथ शुक्ल। तो जब विलय हुआ होगा तब मुख्यमंत्री थे कौन? शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, भोपाल में स्थापना दोस्त मोहम्मद खान। 26 में नवाब हमीदुल्ला खान क्या करना चाह रहे थे? स्वतंत्र अस्तित्व, लेकिन नहीं हुआ। 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में हुआ, अभी मध्य प्रदेश नहीं है। भोपाल का विलय किस में हो गया? भारत संघ में हुआ। अब ये बात हो गई कब तक? 1951 तक। ठीक है, अब भारत में एक ऐसी दिक्कत आ रही थी कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राजनीतिक दल भाषाई आधार पर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की मांग कर रहे थे कि भैया हमारा राज्य अलग करो, हमारा राज्य अलग करो। इसीलिए बनाया गया था क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। किस वर्ष? 1953 में। इसके अध्यक्ष थे कौन? सैयद फजल अली। 2 अन्य सदस्य थे कौन? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। ठीक है, इन्होंने अब कुछ सुझाव दिए कि भैया ये पार्ट ए, बी और सी अब खत्म करो। अब भाषा के आधार पर पूर्ण रूपेण मध्य प्रदेश की स्थापना की जाए। किसने दिया था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह निर्णय दिया था। भाषा के आधार पर भी सुविधा का प्रश्न था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते। अतः राज्यों में एक रूपता लाने, प्रशासनिक सुविधा के लिए भाषा का ध्यान रखने और आर्थिक रूप से सक्षम इकाई बनाने का विचार रखा गया। मतलब फजल अली आयोग ने यह कहा था कि भैया अकेले भाषा के आधार पर तो राज्य तो कितने सारे, भारत में तो हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, तो क्या हर 10 किलोमीटर पर नया राज्य बनाएंगे? तो भाषा के आधार पर राज्य तो नहीं बन सकता। बहुत कहना चाहिए आंदोलन हुए, पॉलिटी में देखेंगे अपन क्या था इतिहास। ठीक है, वो पोटी श्री रामुल्लू आंध्र प्रदेश में 53 दिन की भूख हड़ताल करी और खत्म हो गए। इसलिए आजादी के बाद भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, 1953 में। अब एक बच्चे को तुमने लॉलीपॉप दे दी, बाकी सब रोएंगे कि नहीं, और दूसरों को दिखा के दी, देखो इस बच्चे को दे रहे, तुमको नहीं दे रहे। इसीलिए क्या हुआ था? भाषा के आधार पर पूरे भारत से लोग बाग डिमांड करने लगे थे हमारा राज्य अलग करो। इसलिए बना था क्या? फजल अली आयोग। 29 दिसंबर 1953 को, डेट याद रखोगे कौन सी है? 29 दिसंबर 1953 को जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसके 2 सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। इस आयोग ने 104 स्थानों का दौरा किया, 9000 लोगों से मुलाकात की और तकरीबन 1,52,250 ज्ञापन लिए कि जनता क्या चाहती है। जनता से मुलाकात करी और जनता क्या चाह रही है, उससे कितने ज्ञापन आए इनके पास? 1,52,250 ज्ञापन आए। ठीक है, और अंततः 30 सितंबर 1955 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। ठीक है, आयोग कब बना था? 29 दिसंबर 1953 को।
फिर टाइम भी तो लगेगा, जनता से पूछना है भाई तुम क्या चाह रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। ठीक है, और फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही ये वाला जो मध्य प्रदेश है वो इस प्रकार के मध्य प्रदेश में परिवर्तित हुआ। क्लियर है? इस प्रकार 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर ही 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। कि पुराना जो मध्य प्रदेश था, सीपी बरार या पार्ट ए, बी और सी, ये परिवर्तित होकर किस में आया? नवीन मध्य प्रदेश में। कब? 1 नवंबर 1956 को। किसकी अनुशंसा पर? फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है, अब फजल अली आयोग ने क्या क्या रिफॉर्मेशन दिए थे कि मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन किया जाए और नए मध्य प्रदेश का गठन किया जाए। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब का था? 1953। डेट क्या थी? 29 दिसंबर 1953 की सिफारिशों के आधार पर राज्य की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किए गए। अब ध्यान से देखना बेटा, ये आज के मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, लेकिन 1956 के पहले का जो मध्य प्रदेश था उसमें यह इलाका आता था कि नहीं आता था? और किसके आधार पर गठन करना था? भाषा। तो यहां के बेटा जो ये मराठी भाषी इलाके थे, मराठी भाषी जिले थे, इनको मध्य प्रदेश से अलग किया गया। अब वो जिलों के नाम आप लोगों को याद रखना है, कौन कौन से जिले अलग हुए थे। तो बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। कितने हो गए टोटल? 8। गिनो जरा, 8 जिले हैं। को तत्कालीन बंबई राज्य में मिला दिया गया। उस समय महाराष्ट्र भी नहीं था, उस समय ये वाली जो स्टेट थी ये क्या थी? बंबई। तो ये जो मध्य प्रदेश के इलाके थे या सीपी बरार के इलाके थे, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, ये सब इलाके, इनको निकाल दिया गया मध्य प्रदेश से और उस समय के बंबई राज्य को दे दिया गया। शेष पार्ट ए का भाग वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। बाकी का जो जितना भी मध्य प्रदेश था, सीपी बरार था, वो सब किसका इलाका बन गया? मध्य प्रदेश का। ठीक है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। मतलब जो परिवर्तन पार्ट बी में हुआ, ये वाला इलाका कौन सा है? मंदसौर। मंदसौर की एक तहसील हुआ करती थी, कौन सी? सुनील टप्पा। उसको बस राजस्थान के पास रखा, बाकी का शेष मंदसौर का पूरा इलाका किसका हो गया? मध्य प्रदेश का। ये वाला परिवर्तन हुआ किसमें? सीपी बरार में। और ये वाला परिवर्तन हुआ किसमें? पार्ट बी में, अर्थात मध्य भारत में। एक और परिवर्तन था, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील। कौन सी? कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया। ठीक है, एक्चुअली क्या था, कोटा वाला जो इलाका था और सिरोंज वाला जो इलाका था, ये एक रियासत थी, टोंक रियासत, राजस्थान की, उनका इलाका हुआ करता था ये। हाँ, तो गुनाह है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोंकों का इलाका था ये सिरोंज। आज भी तुम जैसे सिरोंज वगैरह जाओगे तो वहां पर बहुत सारी ये हैं, कब्रें बनी हुई हैं टोंक राजाओं की, मतलब उनके राजघरानों की। जैसे बुरहानपुर में देखने को मिलती है किसकी? मुगलों की। ऐसी सिरोंज में देखने को मिलती है टोंक रियासतों के शासकों की, उनका इलाका था ये। ठीक है, तो कोटा जिले में आती थी ये, थी तो विदिशा वाले इलाके में, लेकिन उसकी गवर्नेंस किसके पास थी? कोटा के पास। तो क्या किया गया, कोटा जिले से सिरोंज तहसील ले ली और काय में शामिल कर दी? विदिशा में। शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बन गया। ठीक है, क्लियर है? ये तहसील, मतलब कहना चाहिए कि सिरोंज तहसील हमने ले ली किससे? राजस्थान वाले कोटा जिले से, और किसमें शामिल कर दी? विदिशा में।
पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश का पूरा पूरा भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। मतलब विंध्य प्रदेश जो अपन ने पढ़ा था उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, छेड़छाड़ सिर्फ हुई थी पार्ट ए और पार्ट बी में। इसी प्रकार से भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। भोपाल के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं, जरा सा भोपाल है, ठीक है, कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं की गई। तो कितने इलाकों में सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर पूछें तो किसमें हुआ था? सीपी बरार में। सीपी बरार के मराठी भाषी 8 जिले तात्कालीन बंबई स्टेट को दे दिए गए। एक और इलाका था जो भैंसदेही तहसील है, जो किसमें आती है? बैतूल में। ये हमने बंबई स्टेट से ले ली थी। 8 जिले उनको दिए थे और भैंसदेही तहसील जो है वो ले ली थी हमने। इसी प्रकार से मंदसौर के सुनील टप्पा दे दिया था किसे? राजस्थान को, और राजस्थान से ले ली थी क्या? सिरोंज। ठीक है। अब नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो पूर्व में सीहोर जिले का हिस्सा थी। ये जो नया मध्य प्रदेश बना, इसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। अच्छा, इसके लिए भी सुनो, बहुत ध्यान से समझना। क्या था कि भोपाल तो इलाका ही था किसका? नवाबों का। उस समय जो सजेशन थे राजधानी बनाने के लिए, ओवरऑल पूरा केंद्र सरकार चाहती थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाई जाए, या ग्वालियर बना दो या इंदौर बना दो, लेकिन भोपाल राजधानी नहीं बनाई जाए। लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का मंत्रिमंडल था कहां पर? भोपाल में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने यह सजेशन दिया था कि देखो, भोपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या कैसी है? मुस्लिम। जो अपना शासक कहीं ना कहीं किसे मानती है? हमीदुल्ला खान को। आज ठीक है, हमीदुल्ला खान शामिल हो गए हैं किसमें? भारत संघ में। कल को ऐसा ना हो कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, जनता जो है फिर से आग्रह करने लगे काय का? भोपाल को आजाद करो। इसलिए अगर राजधानी भोपाल बना दी जाएगी तो चारों दिशाओं से व्यक्ति आकर बसेंगे कहां पर? भोपाल में। और जब व्यक्ति भोपाल में आकर बसेंगे तो फिर समर्थकों की संख्या कम हो जाएगी हमीदुल्ला खान की। इसलिए राजधानी तो रहना चाहिए क्या? भोपाल। इसीलिए हाई कोर्ट दे दिया गया किसे? जबलपुर को, और राजधानी बना दी गई क्या? भोपाल। उस समय के भारत में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर हाई कोर्ट अलग स्थान पर है और राजधानी अलग स्थान पर है। समझ रहे हो बात के लिए? अब लेकिन भोपाल राजधानी होने के बावजूद भी जिला नहीं था। भोपाल हिस्सा बनाया गया किसका? सीहोर जिले का। ठीक है। फिर जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई तो स्थापना में नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। कितने थे टोटल? 43 जिले थे इस नवीन मध्य प्रदेश में, जिसमें से महाकौशल के 17 इलाके। महाकौशल मतलब जबलपुर वाला जो क्षेत्र था वहां पर, वहां और उसके आसपास के कितने थे? 17। मध्य भारत मतलब ग्वालियर इंदौर वाली रियासत के 8। भोपाल के आसपास के 2 जिले शामिल थे। ठीक है। लेकिन भोपाल जिला नहीं था। भोपाल किसका हिस्सा था? सीहोर का। 1972 में भोपाल और राजनंदगांव 2 नए जिले बनाए गए। मतलब जब मध्य प्रदेश स्थापित हुआ तब जिलों की संख्या कितनी थी? 43। 1972 में 2 नए जिले बने, सीहोर से अलग करके बनाया गया क्या? भोपाल। और एक जिला बना राजनंदगांव, जो अब कहां आने लगा है? छत्तीसगढ़। 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। ठीक है। अब बीपी दुबे की अध्यक्षता में एक आयोग बना। ठीक है। इसने भी मध्य प्रदेश का पुनः पुनर्गठन सजेस्ट किया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और जिले कम थे। ठीक है। तो 1983 में कौन सा आयोग था बेटा? बीपी दुबे आयोग। इसकी अनुशंसा पर
25 मई 1998 को, डेट क्या है, 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए। कितने थे, 45। ठीक है, अब 10 नए जिले बनाओगे तो कितने हो जाएंगे, 55। और इन 10 जिलों में 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। अब वे 4 जिले कौन कौन से हैं बेटा, तो बड़वानी किससे बना, पश्चिमी निवाड़ से। ठीक है, हाँ ये वाला इलाका बना किससे, पश्चिमी निमाड़ से। श्योपुर बना मुरैना से, ये वाला एरिया मुरैना हुआ करता था, इतना इलाका क्या हो गया, श्योपुर। डिंडोरी बना मंडला से। ठीक है, इस तरफ का इलाका ये वाला मंडला था, यहां पर बन गया क्या, डिंडोरी। ठीक है, और कटनी बना किससे, जबलपुर से, ये वाला इलाका हो गया कौन सा, कटनी। समझ रहे हो, ये 4 जिले बने किस वर्ष, 25 मई 1998 को, किस समिति की सिफारिश पर, बीपी दुबे। अब इसके बाद 30 जून 1998 की बात है, तुमने कितने जिले बना दिए, 10। ठीक है, टोटल जिले कितने हो गए, 55। अपन ने 4 जिले इसलिए पढ़े क्योंकि वो आज के मध्य प्रदेश के हिस्से, बाकी सब कहां गए, छत्तीसगढ़ में। 30 जून 1998 को एक और समिति बनी, कौन सी बेटा, सहदेव समिति, और इसकी अनुशंसा पर 6 और जिले बनाए गए। ठीक है, 6 जुलाई 1998 को, तो 55 और 6 कितने हो गए, 61। तो टोटल जिले कितने हो गए बेटा, 61 जिले। बीपी दुबे समिति याद रखोगे और सहदेव समिति याद रखोगे। जुलाई 1998 को बनाए गए 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। 6 बने थे, लेकिन उन 6 में से 3 आज के मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। कौन कौन से हो गए बेटा, हरदा बना होशंगाबाद से। ठीक है, ये वाला एरिया था किसका, होशंगाबाद का, इसका विभाजन करके इलाका बना कौन सा, हरदा। फिर उमरिया बना किससे, शहडोल से। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है शहडोल, ये वाला इलाका हो गया कौन सा, उमरिया। और नीमच बना बेटा किससे, मंदसौर से। ये पूरा इलाका क्या हुआ करता था एक समय, मंदसौर। ठीक है, इसका विभाजन करके बनाया गया क्या, नीमच। इसका जो उत्तरी इलाका है वो क्या हो गया बेटा, नीमच। क्लियर इतना। इन्हें मिलाकर जिलों की संख्या 61 हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस मैप से हम इस मैप पर कब आए। ठीक है, 61 जिले थे, 61 जिलों में से 16 जिले उठाकर दे दिए किसे, छत्तीसगढ़ को, 1 नवंबर सन 2000 को। 31 अक्टूबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, और 16 नवीन जो जिले थे वो कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में। और पुनः मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे, 45। 61 में से 16 घटाओ तो कितने बचेंगे, 45। वर्ष 2003 की बात है, 3 और जिले बनाए गए। 2003 में 3 जिले कौन कौन से बने, एक बना बुरहानपुर, कहां से, खंडवा से। देखो खंडवा के नीचे आ रहा है बुरहानपुर। फिर अनूपपुर बना कहां से, शहडोल से। देखो अनूपपुर बन गया कहां, शहडोल से। और अशोकनगर बना कहां से, गुना से। जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 48। क्लियर है, तो 2003 में कितने और नए जिले बने, 3। अब वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा झाबुआ को पृथक करके अलीराजपुर बनाया गया, और अलीराजपुर कौन सा जिला था, 49वां। देखो यह है झाबुआ, झाबुआ से पृथक करके क्या बनाया गया, अलीराजपुर, जो प्रदेश का 49वां जिला था। तथा सीधी जिले से पृथक करके सिंगरौली बनाया गया। देखो बेटा ध्यान से, यह है सीधी, सीधी जिले से पृथक करके क्या बनाया गया, सिंगरौली, जो प्रदेश का 50वां जिला था। और प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 50। वर्ष 2013 में अगस्त में आगर मालवा पृथक किया गया किससे, शाजापुर से। देखो बेटा ये है शाजापुर, इस शाजापुर से पृथक करके बनाया गया क्या,
आगर मालवा। पृथक किया गया किससे? शाजापुर से को नया जिला बनाया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई। ठीक है। 1 अक्टूबर सन 2018 को टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया। क्लियर है? टीकमगढ़ से पृथक होकर बनाया गया क्या? ये निवाड़ी, जो प्रदेश का कौन सा जिला बना? 52वां। 13 अगस्त वर्ष 2023 को रीवा जिले से पृथक करके मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया। किससे अलग हुआ ये? रीवा से। रीवा जिले से पृथक करके ये बना क्या? मऊगंज, और प्रदेश का ये 53वां जिला बनाया गया। इसमें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी ये 3 तहसीलें शामिल हैं। 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा से पृथक करके पांढुर्णा प्रदेश का 54वां जिला बनाया गया, जिसमें 2 तहसीलें पांढुर्णा और सौंसर शामिल हैं। कौन कौन सी 2 तहसीलें शामिल हैं? पांढुर्णा और सौंसर। 5 अक्टूबर 2023 को ही सतना जिले से पृथक करके मैहर प्रदेश का 55वां जिला बनाया गया। ठीक है। इसमें 3 तहसीलें मैहर, अमरपाटन और रामनगर को शामिल किया गया है। क्लियर है? कुछ नए जिले भी प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में, जैसे उज्जैन को विभाजित करके निकट भविष्य में बनेगा क्या? नागदा। बनेगा नहीं बनेगा नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये प्रस्तावित है अभी भी। सागर से विभाजित होकर बनेगा क्या? बीना। शिवपुरी से पिछोर और छिंदवाड़ा से जुन्नारदेव। तो अभी कुल जिले कितने हो गए? 55। ठीक है। लेकिन निकट भविष्य में कितने हो जाएंगे? 59। होते हैं नहीं होते हैं वो एक बात की बात है, उस समय था, लेकिन हाँ पॉलिटिकल अलोवेंस